Hello, my dear friends and my dear viewers. My name is Bittu, and today we are going to discuss about the topic local government, which is very important for your common knowledge as well as for UPSC CSE. तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में. आज हम लोग जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके पास पावर कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इंस्टीट्यूशन कब माना था. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Whenever you go to any place like in your own country or either abroad, you will ask for the local things first. Like you will ask for the local places to visit, local rights, local foods, like local culture. So जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना, आमतौर पर वहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं. अगर हम लोग कहीं घूमने पर जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ का लोकल खाना क्या है ना, यहाँ पर फेमस खाना क्या है, यहाँ का लोकल जगह कौन सा है जो विजिट करने के लिए सबसे अच्छा. सो what is meant by local is that it is the place of a definite particular ethnical culture. So ऐसा कोई जगह जहाँ पर एक पार्टिकुलर कल्चर के लोग रहते हैं, वहाँ के प्लेस को हम लोग कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट. लाइक नाउ when this local government was instituted in our constitution, so it was established as an institution in 1993. आगे बात करते हैं हम लोग. तो हमारा जो ये लोकल गवर्नमेंट है ना, ये बहुत सारे डायमेंशंस में फैला हुआ है. लाइक इट इज स्प्रेड आउट इन लाइक ग्राम पंचायत, इन द डायमेंशन ऑफ ब्लॉक्स और मंडल्स, और इन जिला परिषद, और इन सिटीज it has been spread into the nagar palikas like in Delhi municipal corporation. So there are many dimensions of local government that we will understand later. अब हम लोग आगे बात करते हैं. ठीक है, सो लोकल जो पीपल है ना, लोकल पीपल अंडरस्टैंड that the local government is very essential because local regional languages, like regional people and regional participation, it is very important for the democratic society. The local knowledge and local people are very important for the democratic society. So we need to make a local government. Like we have divided our tiers, like our powers, into three parts. First is the union, second is the state, and third is the local government after 1993. So now what are the advantages of local government? Like we are establishing local government, so now we will get some advantage. That's why we are establishing. अगर हमें कोई प्रॉफिट दिखेगा नहीं, अगर हमें कोई एडवांटेज दिखेगा नहीं, तो लोकल गवर्नमेंट बनाने से क्या फायदा. तो हमें लोकल गवर्नमेंट के कुछ प्रोज समझने पड़ेंगे. ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके प्रोज क्या है. लाइक देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि लोकल गवर्नमेंट बनाने से पीपल जो होते हैं ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के वेरी अप्रोचेबल होते हैं, उनको जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. लाइक इन लोकल गवर्नमेंटल सिस्टम, in local government system, the accountables or responsibles or representatives are very reachable or very accountable to that local peoples. ठीक है, वो लोकल पीपल से बहुत ज़्यादा उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वाई वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट. दूसरा पॉइंट, अगर इफ एनी इशू इज अराइजन, लाइक एनी इशू अराइजेस, देन इट कैन बी सॉल्व क्विकली इफ लोकल गवर्नमेंट प्रेजेंट. देखिए, एक स्टेट बहुत बड़ा जगह होता है, कंट्री उससे भी बड़ा जगह होता है. अगर स्टेट में अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, तो अगर कोई भी चीज उठा तो उसको आपको स्टेट लेवल पर लेके जाना पड़ता. लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट है, तो उसका लोकली इलाज हो सकता है. दैट्स व्हाई लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड इज दैट इट मेक्स अ सेंस ऑफ, like it's make a sense of trust, or it's make a sense of accountability, it's make a sense of it's make a sense of like transparency among the local peoples. अगर आप चुनेंगे किन्हीं को भी, अगर आप चुनेंगे अपने गांव घर से, तो आप भले उसको उनसे कभी बात ना की हो, लेकिन उनके बारे में जानते होंगे. अगर आप कभी भी लोकल चुनाव होता है, जैसे कहीं गांव वगैरह का चुनाव होता है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा प्रचार वगैरह होता है. तो आप जिनको चुनते हैं ना, वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनके बारे में कम से कम आपको कुछ नॉलेज हो. आप उन्हीं लोगों को चुनेंगे या फिर आप नोटा करेंगे. तो जिन लोगों को आप चुनते हैं, कम से कम उनके बारे में आप जानते तो हैं. यू नो अबाउट दोज रिप्रेजेंटेटिव्स. सो दैट्स मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक. That is the main element because of we choose our local government, because we establish our local institution. That's why we establish our local institutions. Now next, it is the part of the government, it is the part of government where पीपल पार्टिसिपेशन कैन ईजिली भी हैपन. आप देखते होंगे कि आपके गांव घर में ग्राम सभा अगर होती होगी, हर 1-2 साल में होती है, तो वहां पर जितने भी वोटर्स रहते हैं ना, वो गांव के,
that all the voters must participate in the Gram Sabha. In the Gram Sabha, all the important matters discussed, like what is the budget, how much budget came from the government, and how much spent it. So it is very important for the voters as well as the representatives to discuss on these issues. And people participation, like public participation is also the most important thing for the democracy. That's why we choose the local government to establish the more trust among the people. And now local people are more concerned about their locals rather than the state. Like अगर मैं अपने गांव में हूँ तो पहले मैं अपना गांव को देखूंगा ना, कि मेरा गांव अच्छा से पहले यहाँ पर सारी सड़कें बन जाए, यहाँ पर एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, यहाँ की सरकारें अच्छे से काम करे। सो जितने भी लोकल पीपल रहते हैं ना, वो अपने गांव घर के लिए ज़्यादा कॉन्सर्न रहते हैं। लाइक अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं रहता, सो यू हैव टू चूज इन द स्टेट लेवल, वो आपके लिए डिफिकल्ट रहता। लेकिन लोकल गवर्नमेंट आने से क्या हो जाता है ना, कि आपका एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी बढ़ता है, योर ट्रस्ट ऑल्सो राइजेस, एज वेल एज the thing is that you can choose your own representatives that you know about his or her, like उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, इसीलिए ना आपने चुना उसको। तो इट इज द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आखिर गवर्नमेंट कैसे, जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे, आखिर इसका ग्रोथ हुआ है, इसका शुरुआत कैसे हुआ। सो फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि आज़ादी के पहले के टाइम से ही लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो एक तरह से मतलब जैसे होता है ना लीगल सिस्टम, लाइक लीगल सिस्टम, वो एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं थी। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल्फ गवर्निंग के बारे में। जैसे आप देखते होंगे तो इंडिपेंडेंस के पहले बहुत सारे गांव घरों में सभास बुलाए जाते थे, उस सभास में बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस की जाती थी। सो इसी तरह करते करते लोकल इंस्टीट्यूशंस बढ़ते गया। और मॉडर्न टाइम पर, मतलब अभी के टाइम पर नहीं, इंडिपेंडेंस जब मिल रही थी उसके थोड़ा सा पहले के टाइम पर, लाइक द टाइम ऑफ 1882, उस टाइम तक में ना, जो उस टाइम के वाइसरॉय थे, इंडिया के वाइसरॉय थे उस टाइम पर, लॉर्ड रिपॉन, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सोचा कि लोकल, जैसे आप कोई भी चीज़ देखोगे ना तो लोकल से शुरू होती है। लाइक आप कभी भी देखो तो छोटे चीज़ों से शुरू होती है। एनीथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस, आफ्टर देन इट गोज टू वाइड स्प्रेड एरियाज। पहले छोटा सा चीज़ों से आग होती है, जैसे बोलते हैं ना कि पहले चिंगारी लगेगी उसके बाद तो आग लगेगी ना। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, वो पहले लोकल से स्टार्ट होती है। सो उस टाइम पर भी ब्रिटिशर्स फेल्ड दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश लोकल इंस्टीट्यूशंस। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत विलेजेस में पंचायत इस्टेब्लिश किया गया। फिर बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए। इसके बाद इसका हमेशा ग्रोथ होते रहा। और गांधी जी भी बिलीव करते थे ना कि स्ट्रॉन्ग पंचायत है, इट विल लीड टू स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है ना, तो वो देश या वो पर्टिकुलर जगह टूटने का कगार पर आ जाता है, क्योंकि आप किसी को पूरा कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं दे सकते हो, या एक पार्टिकुलर ग्रुप के हाथ में नहीं दे सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसेंट्रलाइज योर पावर। और ग्राम पंचायत और पंचायत, ये सब जो चीज़ें लोकल गवर्नमेंट, वो दैट इज द एसेंशियल थिंग्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नाउ afterwards we are going to discuss on the matter of subjects like the powers. So जो भी पावर्स वगैरह आती है ना लोकल गवर्नमेंट को, वो आती है स्टेट लेवल से। जो भी चीज़ें होती है, जो सब्जेक्ट्स होती है, वो स्टेट लेवल से आती है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ रहा था ना, मैंने आपको पहले बताया, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, लाइक rather we have got a federalism type of structure, but there is something more to the union government. Like in the central government you will see that there are more powers in the union government to maintain the integration among the states. आप अलग अलग लोगों को अगर बहुत ज़्यादा पावर्स दे दोगे तो हो सकता है एक दूसरे से ही लोग लड़ जाएं, इसलिए यूनियन बनाना जरूरी है। लाइक आप कोई भी फैमिली में देखो, लाइक अगर आप कोई भी फैमिली में देखो ना, तो उनके जो हेड होते हैं, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, जैसे अगर कोई फैमिली में देखोगे तो अगर सबसे बुजुर्ग आपके ग्रैंड पा है तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा पावर्स रहता है, वो डिसीजन ले सकते हैं। फिर बाद में उनके बेटे जो भाई वगैरह रहते हैं वो अपना बातों को रखते हैं। सो उनके पास भी पावर है, उनके बेटों के पास भी पावर, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? ग्रैंडफादर के पास है, ताकि झगड़ा वगैरह ना हो। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर ज़्यादा पावर्स
कोई भी स्टेट्स के पास आ जाए, किसी के पास ज़्यादा स्टेट्स के पास आ जाए यूनियन गवर्नमेंट के मुकाबले, तो झगड़ा होने का चांस, यानी कि स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट अपने पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स रखती है। दूसरा रीज़न ये है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो बिलीव करते थे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट को बनाना है ना, ये देश के इंटीग्रेशन के खिलाफ होगा। इसीलिए हमें हमारे यहाँ पर जो पावर है लोकल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट से असाइंड होती है। अब हम लोग बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी तक हम लोगों ने बात की लोकल गवर्नमेंट प्री इंडिपेंडेंट एरा वाली, अब हम लोग बात करने वाले इसके बाद वाली। तो हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट अराइज हुई ना, वो अराइज हुई 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद। ये 1952 में इसका बात चल रहा था। फर्स्ट टाइम 1952 में जो कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम है, कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम ने पीपल को प्रमोट किया, उनको लॉन्च किया, पीपल को प्रमोट किया कि लोकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट भी बनना चाहिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बनना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन करवाना चाहिए जिससे लोकल गवर्नमेंट बन सके। और इवन तक लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन भी हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी थे जो इस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन करते गए, ताकि उनके हाथ से कहीं पावर चली ना जाए। लेकिन 1987 के बाद जो पीके थंगन कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए जिससे प्रॉपर लोकल जो इंस्टीट्यूशन है वो चल सके। यानी कि लोकल इंस्टीट्यूशन प्री इंडिपेंडेंट एरा के पहले से ही चल रही थी, लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, ये कोई इनके पास फिक्स पावर नहीं था, ये पूरी तरह से स्टेट पर डिपेंडेंट रहती थी। तो ये चाहते थे कि ये जो पीके थंगन कमेटी थे, ये इन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और कुछ पावर से वो स्टेट को ट्रांसफर करनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट को। इसी से हमें 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाना पड़ा, जो कि 1989 को फिर इसके बारे में प्रपोज किया गया था। अब हम लोग इसके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है। 73rd अमेंडमेंट ये कहता है ना कि 73rd अमेंडमेंट के अनुसार जो भी रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट को हम लोग टायर्स में बांटेंगे, और वो टायर्स कौन कौन के से होंगे, वी विल डिस्कस देम लेटर। एंड सिमिलरली इन द 74th अमेंडमेंट इट इज स्टेटेड दैट वी विल मेक दी नगर पालिकाज और वी विल मेक दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर दी म्युनिसिपल एरियाज और फॉर दी अर्बन एरियाज। ये हमें कहा गया 74th अमेंडमेंट में। अब हम लोग बात करते हैं ये सब अमेंडमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और ये सब 1993 के बाद ही लागू हुई। इसीलिए हमारा जो लोकल इंस्टीट्यूशन हुआ वो प्रॉपर्ली सेटअप हुआ 1993 के बाद। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 73rd अमेंडमेंट विच इज अबाउट द रूरल एरियाज। सो इसका व्हाट इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट इज दैट टायर्स ऑफ 3 लेवल्स। लाइक इसमें बताया गया कि जो भी रूरल एरियाज है उनको 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट अमंग इज द ग्राम पंचायत जो सबसे नीचे रहेगा, एंड जो सेकंड वन इज विद ब्लॉक और मंडल, और जो थर्ड रहेगा वो रहेगा जिला परिषद सबसे ऊपर। ये तीनों जगह पर बांट दिया गया लोकल वालों को। उसी तरह दूसरे जगह पर 74th अमेंडमेंट में यहाँ पर बांटा नहीं गया, यहाँ पर सिर्फ बोल दिया गया कि यहाँ पर नगर पालिका बनेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट के इलेक्शन के बारे में। सो इलेक्शन हमेशा डायरेक्टली 5 ईयर्स में एक बार होता है यहाँ पर। और अगर कभी ऐसा हो कि डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो जाए, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, जैसे महाराष्ट्र में अभी चला गया शिवसेना वाला पार्टी, तो उसी तरह अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट का डिसोल्यूशन हो जाए, तो विद इन 6 मंथ्स आपको लोकल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन कराना होगा। यू हैव टू डू द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये इसकी जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC की जिम्मेदारी है ये, SECI की। तो इसको करवाना उनकी जिम्मेदारी है। और 73rd अमेंडमेंट के पहले, बिफोर द 73rd अमेंडमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। इफ द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट विल हैपन, इट डजेंट मैटर द लोकल गवर्नमेंट। इससे कोई लोकल गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए 73rd अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो रिजर्वेशन में क्या है कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो होंगी, जितना भी सीट्स होंगे ग्राम पंचायत के हों, वो मुश्किल उसमें 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए हमेशा रिजर्व रहेंगे। साथ ही साथ इसमें SC और ST के लिए भी रिजर्वेशन लाया जाता है टाइम टू टाइम एरिया के अनुसार, क्योंकि SC ST ऐसा नहीं है कि सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। जैसे हमारे झारखंड में यहाँ पर SC ST थोड़े ज़्यादा है,
तो यहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा रिजर्व रहती है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए। सो ऐसे होता है हमारा रिजर्वेशंस का सिस्टम। और ज़रूरत पड़ी तो कहीं कहीं एरियाज में ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन का सिस्टम लाया ही जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट काम कर सकती है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसका हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 243G में, कि जो आर्टिकल 243G क्या कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी सब्जेक्ट्स को लोकल गवर्नमेंट के पास बाय द लॉ। ठीक है, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। वो आसानी से कोई भी सब्जेक्ट को ले सकता है, किसको देना है, क्या देना है, कौन सा सब्जेक्ट देना है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथों में रहता है। तो 29 सब्जेक्ट्स को अलग अलग जो 29 सब्जेक्ट्स हैं उनको भेज दिया गया लोकल गवर्नमेंट के पास, लोकल इंस्टीट्यूशन के पास 11 शेड्यूल से। ये ठीक है, ये था हमारा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, जो कि है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन PRI का, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बताती है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जो भी स्टेट रहेंगे उनकी कराना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, ये हर 5 साल में एक बार सर्वे करती है सारे के सारे लोकल जगहों की, और ये बताती है कि कंडीशन आखिर कैसा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है लोकल गवर्नमेंट में, अर्बन गवर्नमेंट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और क्या क्या फाइनेंशियली क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नीड्स है, क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ये बतलाती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे चलते हम लोग 74th अमेंडमेंट में। तो 74th अमेंडमेंट एकदम सेम है 73rd अमेंडमेंट का जैसा, बस इसमें यह है कि टायर्स की जगह वहाँ पर बस एक ही चीज़ है, वो है आपका नगर पालिका, बाकी सारा चीज़ सेम है। अब लोग बात करते हैं कि जैसे 74th अमेंडमेंट के अनुसार नगर पालिका बना दी गई, लेकिन किसको नगर पालिका बनाना है, यानी कि किसको अर्बन घोषित करना है, किसको लोकल घोषित करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर 5000 से ज़्यादा पीपल रह रहे हैं, 5000 से ज़्यादा पीपल रह रहे हैं और 400 पीपल हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, और वहाँ का 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज में बिजी हो, यानी कि उसमें जॉब कर रहा हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग अर्बन एरियाज। ठीक है, ये हम लोग का 74th अमेंडमेंट में ही लिखा हुआ है कि कौन सा कहाँ करना है। और ये जितने भी फंक्शन है ये 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हुए हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट के बाद किसको किसको क्या क्या सब्जेक्ट देना है, किसको क्या क्या फंक्शन देना है। और हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd और 74th अमेंडमेंट्स का, आखिर इसका असर क्या हुआ। देखिए, तो अभी हाल फिलहाल में 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे यहाँ पर 600 से ज़्यादा जिला परिषद है, 6000 से भी ज़्यादा ब्लॉक या मंडल है, और 2,40,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं हमारे यहाँ पर। अभी हम लोग सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 100 सिटीज़ में, ओवर 100 सिटीज़, हमारे यहाँ पर 1400 टाउन्स ऐसे जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, और 2000 नगर पालिकाज हैं हमारे कंट्री में। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी आए लोकल गवर्नमेंट के प्रति। इसमें अब काम करने के थोड़ा अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन होते हैं ना लोकल गवर्नमेंट के, वो भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों का भी इंटरेस्ट लोकल गवर्नमेंट में बढ़ रहा है, और ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ बहुत सारे वुमेन, जैसे 200 वुमेन्स को अध्यक्ष बनाया गया, 2000 वुमेन से भी ज़्यादा को प्रेसिडेंट्स बनाया गया ब्लॉक्स या मंडल में, और 80,000 वुमेन्स से भी ज़्यादा लोगों को सरपंच बनाया गया। तो ये हमें दिखता है 73rd और 74th अमेंडमेंट से। साथ ही साथ 30 वुमेन से भी ज़्यादा हम लोगों को मेयर बनाया गया, 30 वुमेन से भी ज़्यादा लोगों को मेयर बना दिया गया। कहाँ पर? म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में। और 500 से ज़्यादा सिटीज़ में जो म्यूनसिपल जो नगर पंचायत है ना, वो वुमेन्स के द्वारा हेडेड की जाती हैं 650 सिटीज़ में। साथ ही साथ अब जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। और कहते हैं ना, लाइक इफ़ यू वांट टू नो अ डिटेल ऑफ एनी प्लेस, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स लोकल एस्पेक्ट्स। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ को जानना है तो पहले आप उसको लोकल एस्पेक्ट्स को जानेंगे। इसीलिए जो है हमारा अभी का जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छा से ग्रो कर रहा है, और हमें इसमें और सुधार लाने की जरूरत है, और टाइम टू टाइम इस पर सुधार भी लाया जाता है। गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन मोर, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा लोग खुशी से रह पाएंगे। थैंक यू।